हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागोगी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों को सहायक शिक्षक के लिए यदि आपको कोर्स में एनरोलमेंट करवाना है तो आप हमारे मोबाइल ऐप में सहायक शिक्षक का कोर्स चल रहा है, आप हमारे मोबाइल ऐप में एनरोलमेंट अपनी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक है तो वहाँ से भी आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। साथ ही साथ यदि कहीं पे भी कोई भी समस्या परेशानी आपको आती है कोर्स परचेज करने में, या फिर कहीं पे भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में, या किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे जहां हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोगी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टीफन कार्शनीज थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। स्टीफन कार्शनीन की जो थ्योरी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, वो क्या चीज उसमें नहीं है, क्या चीज उसमें शामिल नहीं है। तो इनपुट हाइपोथेसिस शामिल नहीं है, या एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस नहीं है, या लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस नहीं है, या फिर नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें यदि डायरेक्टली पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर गेस वर्क का काम आता नहीं है कि हम अब बस हो गया, अब आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, ऐसा होता है, ठीक है। यदि पता है तो सॉल्व हो जाएगा ये। तो स्टीफन कार्शनीन थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या चीज़ शामिल नहीं है, तो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस बिल्कुल शामिल है उसमें, लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस भी है, साथ ही साथ नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है उसमें। क्या चीज नहीं है, तो बस बचा हुआ नहीं है, यानी कि इनपुट हाइपोथेसिस उसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बी प्रोफिशिएंट इन ऑरल कम्युनिकेशन, फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड। अब यदि हमसे यहाँ पे पूछा गया कि डिक्शनरी हमारी किस चीज में मदद नहीं करती, तो यदि हमें ये पता है कि डिक्शनरी हमारी कहाँ पे मदद करती है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कहाँ पे मदद नहीं कर सकती। अब ये बताओ, डिक्शनरी पढ़ते हो तो उसमें से क्या हमें वर्ड के मीनिंग पता चलते हैं क्या? जी हाँ, तभी तो हम डिक्शनरी देखते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डज नॉट बोला गया तो ये तो नहीं होना चाहिए। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, जी कोई भी वर्ड लिखा रहता है तो उसके बगल में एन लिखा रहता है जो कि नाउन को इंडिकेट करता है, वी लिखा रहता है वर्ब को इंडिकेट करता है, एडी लिखा रहता है एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है, एडीजे लिखा रहता है एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है, एडी लिखा रहता है एडवर्ब को इंडिकेट करता है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच तो उसमें दिया रहता है, इसका मतलब ये भी हमें पता चलता है डिक्शनरी से। साथ में उसमें उसके फोनेटिक्स दिए रहते हैं। फोनेटिक्स मतलब कि इनको पुकारा कैसे, इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाए, उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए फोनेटिक्स वहां पे बने रहते हैं। यानी कि हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, ये भी उसमें डिक्शनरी में रहता है। फोनेटिक्स से हम जान लेते हैं कि अच्छा इसको ऐसे इसका उच्चारण करना है। यानी कि ये तीनों ही चीजें हमें डिक्शनरी पढ़ने पे पता चल जाती। तो क्या चीज नहीं हमारी मदद करता है डिक्शनरी, क्या चीज में? तो ओरल कम्युनिकेशन में। ओरल कम्युनिकेशन में क्या वो हमारी, यानी कि आप प्रोफिशिएंट बन गए हो, आप एकदम ही ज्यादा आपको किस तरीके से वार्तालाप करना है तो उसमें हमारी मदद किया क्या? नहीं, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है ना, ये डिक्शनरी कैसे हमें सिखा देगा। तो डज नॉट हेल्प, तो डज नॉट हेल्प यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म in language learning focuses on what? Engaging learners in exploring new knowledge, the role of imitation, memorizing grammar rules, the dominant role of teacher in the classroom। अब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात बोली गई है यहाँ पे। अब ये बताओ कंस्ट्रक्टिविज्म
इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस, कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा फोकस किस में करता है? इमिटेशन में, कि जाओ दूसरे की नकल कर लो, जी नहीं। मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, कि ऐसा करो ग्रामर रूल को पूरा रट डालो, नहीं, उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ हुई हमारी? हुआ क्या? नहीं हुआ। क्रिएटिविटी ये सब तो नहीं आ रही उसमें। डोमिनेंट रोल ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम, यानी कि टीचर का वर्चस्व दिखाएगा कक्षा में, नहीं, तो ये सब नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या चीज में हमारी मदद करता है? उसका ध्यान केंद्रित किसमें है? कि हम न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करें, नए नए ज्ञान को हम क्या करें? जाने, सीखें, है ना, एक्सप्लोर करें, ढूंढें, खोजें। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, क्या उद्देश्य है इंग्लिश पढ़ाने का प्राथमिक स्तर पर? हमसे पूछा गया। तो स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नोइंग द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश, यूज इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो क्या कारण है कि प्राथमिक स्तर पर हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट इसलिए पढ़ाते हैं, या स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, हम इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहे हैं जैसे बच्चों के अच्छे नंबर आए। तो जी नहीं, अच्छे नंबर यहाँ पे मतलब उससे तो रिलेट ही नहीं करता है ये चीज। ठीक है, फिर उसके बाद ये काट दो। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, वहां पे ग्रामर तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच तो हमें पता ही नहीं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, अभी भी इवन हमें नहीं पता रहता है। तो बचपन में तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ये भी नहीं होगा। स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग कहाँ से हो पाएगी? बच्चों में इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बचा क्या एक चीज़? तो यूजिंग लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, यानी कि अलग अलग जो हमारे जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं तो उनमें हम इंग्लिश को किस तरीके से यूज करेंगे। तो यही तो मेजर ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश को पढ़ाने का। इंग्लिश को पढ़ाने का कि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कैसे इसको यूज करना है, यानी कि पानी पीने जाना है तो आप कैसे बोलोगे, आपको खड़े होना है, आपको कुछ सवाल करना है, तो ये सब कैसे आपको, तो यही चीज तो ये देखा जाए तो यही तो है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आप इसको क्या चीज कह के पुकार सकते हो। तो यही तो जनरली वहां पे सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स talking time should be increased because teachers feel relaxed while students are talking, they enjoy spending time talking with their friends, they can learn the correct pronunciation from each other, they use the target language for various purposes. बताओ, in learning a language स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड, यानी कि जब हम भाषा को सीखते हैं ना तो वहां पे बच्चों के बोलने का जो समय है ना, जब वो बात करें उस भाषा में तो उसको बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि वो जितना ज़्यादा बात करेंगे, बोलते हैं इंग्लिश सीखनी है, हाँ सीखनी, स्टार्ट कर दो बोलना, नहीं आता लेकिन जितना आता है, जो आता है, गलत बोल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो लेकिन बोलो। तो बोलने से क्या होता है? दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर, यानी कि बोलते बोलते हम क्या करते हैं? सही चीज सीख जाते हैं कि इस चीज को पुकारना कैसे है, बोलना कैसे है। जैसे कि हम एप्पल है हमारा, अब हमें बचपन से ही इसको बिल्कुल बता दिया गया, टीचर ने कहा एप्पल तो हमने भी कहा एप्पल, हमने तो ये नहीं बोला एप्पली, बोला क्या? LE आया, लास्ट में ली आया है, हमने बोला क्या? एप्पली है ये, है ना, ऐप, ये APP ऐप तो बोल दिया, LE जुड़ा तो एप्पली किसी ने कहा क्या? नहीं, एप्पल कहा सार किसी ने। क्यों कहा? क्योंकि हमें हमारे टीचर्स ने सिखाया कि ये एप्पल है, एप्पल को ऐसे लिखते हैं। तो हमें जब हम बात करते हैं तो बच्चों के टॉकिंग टाइम को क्यों बढ़ाना चाहिए जब वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं, जिससे वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख पाए, जान पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग ग्रामर। कि ग्रामर को टीच करने का, यानी कि क्लास 5 की टीचर सोच रही है कि मैं ना ग्रामर को पढ़ाऊं, है ना, तो क्या होना चाहिए उनकी गुड स्ट्रेटेजी, क्या होना चाहिए कि वो ग्रामर को कैसे टीच करें, कैसे पढ़ाएं। आस्किंग स्टूडेंट्स टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, यानी कि बच्चों को बोलो कि ऐसा करो कि ना ब्लैक बोर्ड से बहुत ध्यान से रूल्स को लिख डालो, या फिर गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल, या फिर जो रूल है ना उसको आप एकदम स्पष्ट रूप से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, साथ में उसके साथ में एक उदाहरण भी चिपका रहे हो कि अच्छा ये रूल है और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे पढ़ाएंगे। या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू डू ड्रिल वर्क
ओनली टू लर्न रूल्स, यानी कि बच्चों को बोल रहे हो कि ऐसा करो, इसको खोज डालो केवल और केवल रूल्स को सीखने के लिए, ड्रिल वर्क करो आप लोग। फिर गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज अ स्ट्रेटेजी, यानी कि आप ना ग्रामर की प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ जिससे ना तुम लोग सीख जाओ, ये ना मेरी टेक्निक है पढ़ाने की। तो टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि वो उन्होंने सोचा है कि मुझे ग्रामर पढ़ाना है तो वो क्या करें। तो ग्रामर को पढ़ाने के लिए उनको क्या करना है, स्पष्ट आपको एक्सप्लेन करना है, क्लियर एक्सप्लेनेशन दो रूल्स का, साथ में एक एग्जाम्पल चिपकाते जाओ तो बच्चों को चीजें समझ में आती जाएंगी कि अच्छा ये रूल होता है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अच्छा हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से समझाया जाएगा, उदाहरण से बताया जाएगा किसी भी चीज को, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, इनमें से क्या चीज सही नहीं है, क्या चीज सही नहीं है। देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी deteriorates and gets worse, यानी कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, इट ब्रॉडन्स देयर मेंटल horizon, it makes them understand and respect diverse culture। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है which one of the following is not true in relation to the use of children literature, इनमें से क्या चीज नहीं है बच्चों के साहित्य के संबंध में, है ना, कि इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, बच्चों को जो साहित्य जो यूज करना है तो क्यों चीज आपको नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए इसको आपको यूज। यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए, देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटेरियोरेट्स, यानी कि खराब हो जाएगी और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में हमसे बोला गया है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, यदि आप ना चिल्ड्रन लिटरेचर पढ़ोगे, यानी कि जो बच्चों का जो साहित्य रहता है, बाल साहित्य यदि आप पढ़ोगे ना तो उसमें से ना आपकी यानी कि इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती जाएगी। इट ब्रॉडन्स देयर मेंटल होराइजन, ठीक है, इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, यानी कि वो उनको समझाएगी सिखाएगी कि किस तरीके से अलग विभिन्न संस्कृतियां होती हैं, अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से क्या चीज सही नहीं है बाल साहित्य के विषय में, कि बच्चों को बाल साहित्य यूज करने दिया जाए। तो यहाँ पे क्या चीज सही नहीं है, ये देखो क्या चीज सही नहीं है, क्या चीज सही नहीं है, तो यहाँ पे जो चीज सही नहीं है वो ये है, इट ब्रॉडन्स देयर मेंटल होराइजन। ये बताओ कि उनका मेंटल होराइजन कैसे बढ़ जाएगा, मेंटल होराइजन मतलब समझ रहे हो, यानी कि उनकी विवेक शक्ति और भी ज्यादा क्या हो रही है, और भी ज्यादा विस्तृत हो रही, फैल रही है, उनका जो ये मानसिक शक्ति और भी ज्यादा फैल रहा है, मेंटल होराइजन और भी ज्यादा ब्रॉड हो रहा है। तो ये चीज सही नहीं, बाल साहित्य पढ़ रहे हो आप, उसमें मेंटल होराइजन कहाँ पे आ गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। बाकी आप पढ़ोगे तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटेरियोरेट्स एंड गेट्स वर्स, यानी कि आपकी जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी है वो और भी ज्यादा क्या हो रही है, और भी ज्यादा खराब हो रही है। और इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, हाँ बिल्कुल, आप उसको पढ़ोगे, साहित्य को पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको अलग अलग संस्कृतियों के बारे में बिल्कुल जानकारी तो मिलेगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, वाइल एसेसिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, जब ग्रुप वर्क को टीचर क्या कर रही है, एसेस कर रही है, तो वहां पे टीचर को क्या चीज पे ध्यान अपना केंद्रित नहीं करना चाहिए। तो कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस में, एसेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, टेकिंग इनिशिएटिव इन वर्क और शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि ना कोई टीचर यदि ग्रुप वर्क को, जो सामूहिक कार्य है उनको यदि मूल्यांकन कर रही है, एसेस कर रही है, तो वहां पे टीचर को क्या चीज पर बल नहीं देना चाहिए। तो क्या चीज पर टीचर को बल नहीं देना चाहिए कि एसेसिंग ईच चाइल्ड वर्क्स। अब आप ग्रुप की बात कर दियो तो वहां पे एक एक बच्चों की बात कहाँ से आ जाएगी, नहीं आएगी ना। अब आपने ग्रुप की बात की है तो ग्रुप को देखो ना, अब ईच में कहाँ आ गए। द टीचर शुड नॉट फोकस ऑन असेसिंग ईच चाइल्ड वर्क्स, ग्रुप के हिसाब से फिर आप देखोगे। अब ईच में कहाँ से आ, शुरू में क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है, वाइल एसेसिंग अ ग्रुप वर्क, तो ग्रुप वर्क में ईच चाइल्ड का वर्क आप एसेस नहीं करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, यानी कि उनको ध्यान किस में नहीं देना चाहिए, एक एक बच्चों पर। ग्रुप है तो ग्रुप में देखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई, किस चीज में डायग्नोस्टिक टेस्ट मदद करता है एक टीचर को, तो किस में मदद करता है, स्लो लर्नर्स
इन हर क्लास, यानी कि जो बच्चे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए मदद करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। या फिर लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेसेस इन इंग्लिश, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेसेस इन इंग्लिश, यानी कि बच्चे इंग्लिश में क्या चीज में, यानी कि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो उनको जो भी समस्या परेशानी आ रही है इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए मदद करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। या फिर द टॉपिक विच द लर्नर हैज नॉट लर्न बाय हार्ट, या फिर उन सभी विषयों पर, यानी कि कोई टॉपिक पर मदद करता है जिसको पाठकों ने नहीं पढ़ा, यानी कि लर्नर्स ने नहीं पढ़ा है अच्छे से, उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट मदद करता है। या फिर इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास, या फिर जो एकदम जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके लिए, उनमें ये मदद करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये बताओ कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, पहली बात तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई व्हाट। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, वो टीचर की पता है किस में मदद करता है कि आपको समस्या क्या है। अब ये बताओ, आपने सुना होगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब कि निदान केंद्र। निदान केंद्र मतलब कि जो समस्या है, आपको क्या समस्या है, अच्छा हम गए डॉक्टर के पास, मुझे ये समस्या खांसी है, बुखार है, सर्दी है, अच्छा निदान पाने के लिए गए हो, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है इंग्लिश का, है ना, ऐसे मान करके चलो डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश। तो किस में मदद किया कि आपको परेशानी क्या है, उसी के निदान में। डायग्नोस का मतलब क्या, निदान पाना, ठीक है, निदान। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किस में मदद करेगा कि आपको जो समस्या है, जो आप समस्याओं को फेस कर रहे हो, सामना कर रहे हो, उसी में मदद करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखो कुछ चीज ना समझ में आना तो उसको तोड़ लो और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे जो कि हमें ना ऑन द स्पॉट वहां पे याद नहीं आते, तो जब याद नहीं आएंगे तो हम उसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। वाइल टीचिंग इंग्लिश अ टीचर इज नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक, शी शुड। जब वो टीचर पढ़ा रही है, इंग्लिश पढ़ा रही, वाइल टीचिंग इंग्लिश, एक शिक्षिका या फिर शिक्षक जो भी है ना, एक गुरु जब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों जो बैक बेंचेस हैं, जो यानी कि जो पीछे बैठे रहते हैं, उनका ध्यान वो केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट्स सिटिंग एट द बैक, शी शुड। उनको क्या करना चाहिए, स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स टू स्टूडेंट्स, स्कोल्ड देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, इग्नोर देम एंड कैरी ऑन, एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड इवैल्यूएटिंग हर टीचिंग मेथड। ये बोला गया जो पीछे बैठे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे क्लास में, टीचर को क्या करना चाहिए, डांट दे उनको कि तुम लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। जी नहीं, डांटने से काम चलता है, तो तब तो फिर डांट के काम बन जाएगा। ऐसे होता है क्या, नहीं होता। फिर उसके बाद टीचर क्या करे, स्टॉप एक्सप्लेनिंग, यानी कि अब जो पढ़ा रहे हैं उसको बंद कर दें और लिखवाना चालू कर दें, नहीं, फिर डिक्टेटिंग स्टार्ट कर दें, पढ़ा रहे हैं उसको बंद कर दें, तो ऐसे उन लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाएगा क्या। फिर इग्नोर देम एंड कैरी ऑन, यानी कि छोड़ो हटाओ अपना, हम आगे बढ़ते हैं। टीचर ऐसा करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें कि एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन करो उनसे, एंड इवैल्यूएटिंग हर टीचिंग मेथड, यानी कि क्वेश्चन करो वो और पूछो समझ में आया। अब जब वो ध्यान देंगे तभी तो उनको समझ में आएगा, ध्यान नहीं देंगे तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यानी कि कैसे आप उनका ध्यान केंद्रित कर सकते हो, क्वेश्चन करो और पूछो समझ में आया, तो हो जाएगा ध्यान केंद्रित उनका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, यानी कि जब बच्चा अपने से कोई भाषा को सीख लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एडाप्टेशन बोलते हैं, या फिर उसको लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं, या लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं, या लैंग्वेज जनरलाइजेशन बोलते हैं। जब कोई भाषा अपने से ही सीख ली जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। यानी कि हमने एक्वायर कर लिया है, हमने क्या किया, एक्वायर किया है। तो हमने एक्विजिशन और लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्विजिशन और लर्निंग में क्या होता है, एक्वायर हम क्या करते हैं, अपने से सीख लेते हैं, अपने से हम सीख लेते हैं, भाषा का अर्जन कर लिए हैं हम, भाषा को हमने अर्जन कर लिया सुन करके अपने से। फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी नेटिव लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, आप लोग उसके लिए ग्रामर की बुक निकाल के पढ़े हो क्या कि नहीं अच्छा इसके लिए ये ग्रामर होता है, इसके लिए ये पढ़ना है, नहीं, हमारे घर में बोला गया, हमारे आसपास
में जो भी हमने सुना बचपन से हमने वही सीख लिया, लेकिन जब लैंग्वेज लर्निंग की बात आती है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलरली सीखना पड़ता है। तो वो सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि जो प्राकृतिक रूप से बच्चा सीख ले सहज रूप से, तो उसको क्या कह रहे हैं, तो सहज रूप से एक्वायर करना होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश focuses on correct pronunciation of words, linguistic competence plus an ability to use the language appropriately, the practice of selected and graded structure patterns, the structure accuracy of the sentence। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है ना इंग्लिश पढ़ाने का, यानी कि हम बात करके पढ़ रहे हैं, बात करके मतलब कि हम आपस में एक दूसरे से बात करके पढ़ रहे हैं, तो वो किस पर ज्यादा ध्यान देता है ऐसा पढ़ाना। तो जब हम कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जैसे कि आप किसी से बात करो, अब किसी ने कुछ चीज ना गलत बोल दिया है, ठीक है, अब कुछ चीज गलत बोल दिया तो हम उसको क्या बोले, नहीं ये ना ऐसे है, ठीक है, ये वाला ये वर्ड है, यानी कि हम क्या करें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेटिव है, संचार के माध्यम से, यानी कि जो हमारा हम क्या करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, है ना, जो संचार के माध्यम से जो हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसमें फोकस क्या होता है कि क्या शब्दों का सही उच्चारण हो रहा है, तो उच्चारण में हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अब मान के चलो आप किसी अपने दोस्त से बात करो, आपके दोस्त ने कोई शब्द गलत बोल दिया तो आप वहां पे उसको सही करोगे, नहीं भाई ये ऐसा है, नहीं इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किस पे होता है इसमें कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। इसमें से क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि रीडिंग स्किल बड़े बच्चों में यानी कि डेवलप करना है, हमें बढ़ाना है, कहाँ पे, प्राइमरी लेवल पे पूछा गया है। क्या चीज जरूरी है, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रेड, ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली। यानी कि हमें रीडिंग स्किल डेवलप करवानी है, बच्चों में प्राइमरी लेवल में करवानी है। तो रीडिंग स्किल को डेवलप करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो रीडिंग स्किल कैसे आएगी, रीडिंग स्किल के लिए कि यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित कर सके हम प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर। तो एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रेड, फिर उसके बाद ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली और एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली। अब देखो कोई भी फ्रेजेस हैं, फ्रेज दिया गया यानी कि मुहावरा आप समझ सकते हो, यानी कि आप ना मुहावरा सही सही यदि पढ़ लिए ना, इसका मतलब कि आपको पढ़ना आ गया। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि मुहावरे से क्या, फ्रेजेस यानी कि आप करेक्ट पढ़ लिए तो बस सही है, नहीं। फिर एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली यानी कि आप ना यदि शब्द यदि आपने सही पढ़ लिया ना तो हो जाएगा, आप डेवलप करवा रहे हो ना, शब्द बस वहां पे ध्यान दे रहे हो, यानी कि रीडिंग स्किल पढ़ानी, यानी कि वो उनको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, उसमें ध्यान का। ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, यदि आपको ये पता है कि अल्फाबेट्स के ऑर्डर क्या होते हैं, तो ये तो अल्फाबेट्स के ऑर्डर तो आपकी राइटिंग में यूज होंगे, आपका रीडिंग में कहाँ आ गए, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको रीडिंग स्किल करवानी है, रीडिंग स्किल डेवलप करवानी है बच्चों में प्राइमरी लेवल में। तो आपने जो पहले पढ़ा दिया है, जब जो चीज उन्होंने पहले पढ़ लिया है, क्या उनको वो सही से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे, क्या समझ पा रहे, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रेड। ठीक है, जो आपने क्योंकि वो बच्चे प्राइमरी लेवल के, यहाँ पे तो दे दिया ना प्राइमरी लेवल, जब प्राइमरी लेवल के तो अपने से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपने से कर लें, जो उन्होंने पढ़ा है क्या अब वो कर पा रहे हैं, क्या अब उनको समझ में आ रहा है, अब उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझो इस बात को कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, बस हमें समझना है, जो चीज हम वहां पे चीजें हमें समझ में आती नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, while reading a learner needs to, जब हम पढ़ रहे हैं तो पाठकों को क्या जरूरी है, translate the written symbol into corresponding sounds to grasp their meaning, perceive and decode,
perceive and decode letters in order to read words, understand every word to grasp the meaning of the text, guess the contextual meaning of new words to understand the text. अब जब while reading, जब हम पढ़ रहे हैं, पाठकों को क्या जरूरी है, क्या अनिवार्य है, तो पाठकों को क्या अनिवार्य होता है, translate the written symbols into corresponding sounds to grasp their meaning. कि कोई सिंबल लिखा है, अब उसको उसके करस्पॉन्डिंग साउंड्स में आप बदल दो जिससे हमें मीनिंग समझ में आ जाए. यानी कि फोनेटिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे फोनेटिक्स क्या है, व्हाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू, अ लर्नर नीड्स व्हाट, अ लर्नर नीड्स, यहाँ पे यदि हम बात करें टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द, जी नहीं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते, ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा वर्ड का मीनिंग पता है, लेकिन तो भी हमें मीनिंग समझ में आ जाता है, अच्छा ये पेपर में ना ये चीज़ लिखा है, तो ज़रूरी नहीं होता पढ़ने के लिए कि एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता रहे, नहीं. गेस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. यानी कि आप गेस मारो कि अच्छा शायद ये होगा, इस संदर्भ में इसका मीनिंग ये होगा, तो क्या ये बस काफ़ी है, क्या ये केवल ध्यान दे दिए बस इतने से हो जाएगा, नहीं. फिर उसके बाद में पूछा गया ट्रांसलेट द रिटन सिंबल, ट्रांसलेट करते जाओ और उसका मीनिंग समझते जाओ. तो while reading a learner needs what, a learner needs to perceive and decode letters in order to read words. यानी कि आप क्या कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, उसको डिकोड कर पा रहे हो. डिकोड करना मतलब यहाँ पे कुछ चीज लिखा है, आप उसको बस समझ लिए, कुछ चीज लिखा है, क्या हम इसको डिकोड कर पाए. डिकोड करना मतलब होता है हम उसके एसेंस को समझ पाए. डिकोडिंग मतलब क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि हम परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स. परसीव एंड डिकोड लेटर्स यानी कि हमें किसी भी वर्ड्स को रीड करने के लिए हम उनके लेटर्स को क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ग्रहण कर रहे हैं, और वो लिखा क्या है हम उसको समझ पा रहे हैं. तभी तो रीडिंग के वक्त हमें ध्यान ये देना रहता है, ठीक है, कि अब कुछ चीज लिखा है, ये लिखा है, अब ये लिखा है तो इसमें हमें ये समझना है, अच्छा परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स. अच्छा ये ना लेटर APPLE, अब लिखा है रैट, ये लिखा है कैट, ये लिखा है मैट, है ना, समझ में आ रहा है. अच्छा ये रैट बोलते हैं, कैट बोलते हैं, मैट बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं. अब लिखा है बैट, है ना, ये लिखा है बैट. अच्छा ये मतलब कि एक जैसा साउंड वाले वर्ड्स हैं, यानी कि आपने क्या किया, लेटर को डिकोड किया, किस लिए, एक वर्ड को पढ़ने के लिए. तो पढ़ते वक्त ये ध्यान देना है, ठीक है. फिर उसके बाद पूछा गया है हमसे डिप्थोंग्स आस डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉवल साउंड, डबल वॉवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, बताइए तो कि डिप्थोंग्स क्या होते हैं. तो डिप्थोंग्स होते हैं हमारे, यदि हम देखें तो डिप्थोंग्स होते हैं डबल वॉवल साउंड्स होते हैं. क्या होते हैं, डबल वॉवल साउंड्स ही डिप्थोंग्स होते हैं, ठीक है. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि हमारे पेडागोगी के क्वेश्चन थे. फिर उसके बाद ये हमारे पैसेज वाले क्वेश्चन है, तो उसको भी हम करेंगे, लेकिन आज के सेशन में नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है. तो ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं. नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग. थैंक यू फॉर द सेशन. जय हिंद, जय भारत.